और ये सोशल साइंस में हम लोग पार्ट तीसरा करते हैं, समकालीन भारत भाग 2। ठीक है, विश्व वाले में इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा और ये समकालीन भारत जो है वो आपका भूगोल, और वो समकालीन भारत विश्व जो है वो है आपका इतिहास। ठीक है, देखिए अब इसमें मैं संसाधन पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, संसाधन एवं विकास, यहाँ तक हो गया था हम लोगों का ऊपर, है ना, सतत पोषणीय विकास तक। अब बात करते हैं आगे, चर्चा करते हैं हम लोग। आज थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि जल्दी से चैप्टर भी ख़त्म हो कुछ। देखो, रियो डी जेनेरो, आपको क्या पता है ऐसा कोई सम्मेलन होता है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में लगभग 100 से भी अधिक जो राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। देखो, हर क्या होता है, जैसे बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, हर देश के राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे अब कोई भी हो सकता है। वैसे तो राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है सबसे बड़ा देश का वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति। ठीक है, और नंबर 2 पे उसकी पत्नी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य भी, जैसे यूएनओ का संघ बना हुआ है तो उनमें जो है यहाँ के सदस्य चुने जाते हैं, जैसे यहाँ संसद भवन में चुने जाते हैं, ऐसे उनके लिए भी चुने जाते हैं देश के। तो इस प्रकार सन 1992 में जो है 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो थे वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था। अब याद रहे, प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ, जिसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 100 लोगों ने, 100 देशों ने, 100 देश के राष्ट्र के, ठीक है, अध्यक्ष ने, ब्राज़ील में हुआ था। अब याद हो आपको तो पिछला वाला जो ओलंपिक गेम हुआ था वो भी ब्राज़ील के इसी शहर में रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर, अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। क्यों किया गया था ये? ताकि ये पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं पैदा हो रही हैं इनका संशोधन किया जा सके, इन्हें ठीक किया जा सके, इन्हें और बेहतर बनाया जा सके। आइए अब उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सम्मेलन में देखिए 15 उसके पेज हैं, अभी मैं चौथे पर ही हूँ, थोड़ा फास्ट आज पढ़ाऊँगा। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इनको, पर सहमत जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, कौन सा एजेंडे पर हस्ताक्षर हुआ? तो 21 पर स्वीकृति हुई। ये एजेंडा 21 में क्या है इसके अंदर का तब हम लोग विस्तृत अभी पढ़ेंगे, है ना। क्या था भाई? तो जो एजेंडा 21 है आपका, उसके विषय में आप समझें क्या है। यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, शॉर्ट में उसको क्या बोलेंगे, UNCED, के तत्व आधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीब और रोगों से निपटना, ठीक है, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। ठीक है, ये एजेंडा 21 के अंतर्गत रखा गया था कि भाई अलग अलग देश की अलग अलग समस्याएं उनको वो अपने हिसाब से निपटारा करें, लेकिन इस पर चर्चा हो और सभी लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था करें अपने अपने देशों में। फिर उसके बाद आता है अब संसाधन नियोजन की बात जो आई। अब संसाधन नियोजन क्या है? ठीक है, तो उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, संसाधन नियोजन में संसाधनों के विवेक पूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, या और भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक सतह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे हैं भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन का अत्यधिक कमी है। तो उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांत में खनिजा और कोयला के प्रचुर भंडार हैं। अब प्रांतों में, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, ठीक है, छत्तीसगढ़ और ये प्रांत मतलब राज्य को ही बोला जाता है। तो ये झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। अरुणाचल प्रदेश इधर है ना, पूर्व की तरफ, बिल्कुल लास्ट में जो 7 सिस्टर है उसके आपने नक्शा मैप में देखिएगा, ढूंढिएगा इन प्रदेशों को कहाँ पर हैं, तो आप सीखेंगे हैं। और मात्र इसमें अरुणाचल प्रदेश में संसाधन प्रचुर मात्रा, परंतु मूल विकास की कमी है। विकास नहीं है वहाँ, सड़कें नहीं हैं इतनी ज़्यादा, कुछ नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य, आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि वहाँ लोग पानी पीने के लिए भी तरसते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ठंडा मरुस्थल कहा जाता है उसको। देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। वहाँ पर सैनिक जब जाते हैं, गश्त करते हैं वहाँ की सीमाओं पे, तो उनको पानी पीने में बहुत दिक्कत होती है, तो बर्फ़ पिघला के गर्म करके वो पानी पीते हैं। अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भाई भारत में संसाधन तो हैं परंतु बिखरे पड़े हैं, कुछ संसाधन हैं कुछ नहीं हैं, तो इसलिए इनका संतुलन होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अब आगे और चर्चा करते हैं हम लोग किस पे, कि भारत में जो संसाधन हैं उनका नियोजन किया कैसे जाए। ठीक है, एक क्रियाकलाप है आप लोग घर में करना, अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधन की सूची तैयार करें। आप लोग यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ आप लोग हों, एमपी में हों, यूपी में हों, जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो वो अपने अपने राज्य के जो है संसाधन की एक बार रफली ही गूगल पर सर्च करें, ढूंढें, तो आप पढ़ेंगे, इस तरीके से सीखेंगे भारत में संसाधन नियोजन कैसे हुआ या कैसे करेंगे। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसे संसाधन तो किसी एक घर की चीज़ तो है नहीं जो उठा के आप उसको नियोजित कर लेंगे। अब इतने बड़े की पहचान करना, उनकी कमियों को दूर करना, ठीक है ना, तो जटिल प्रक्रिया है। अब इसमें सोपान का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है, हिंदी में सोपान बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं ना, काम करें, तो यानी सोपान बाय काम करें ना, सोपान से। तो देश के विभिन्न, नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। संसाधन विकास नंबर क्या है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। नंबर क्या है, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। इसी तरीके से अगर ये सब चीज़ें की जाएंगी तो क्या होगा, हम लोग उनको अच्छे से पहचान सकते हैं, उसके बाद उनको लागू करेंगे, फिर उन साधनों को राष्ट्रीय और विकास योजनाओं के समन्वय यानी तालमेल उनका बैठा लेंगे, है ना। अब स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना क्या होता है। पंचवर्षीय योजना में जो है आप हर एक किसी चीज़ पर फोकस किया जाता है खास तौर पर, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना के लिए जो है, तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे और क्रम में बढ़ते हैं। ज्ञात करो समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड, है ना। हाँ, पंचवर्षीय योजना की मैं बात कर रहा था, पहले पंचवर्षीय की और कंप्लीट कर दूँ। तो हर जो है पंचवर्षीय योजनाएं लगभग जितने बार चुनाव होता है तो उतनी हर साल एक पर फोकस किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ज्ञात क्या करना है, आप लोग ये क्रियाकलाप है सो करिए कि ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय जो समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोग ग्राम पंचायत, पार्षद, वार्ड ये सब जानते होंगे, तो कौन कौन सी सेवाएं देते हैं, क्या आपके पास उपलब्ध कराते हैं ना, ये सब चीज़ों को जानकारी आप बड़ों से कीजिए, चर्चा कीजिए, तो आप सीखेंगे, जानेंगे। नहीं तो गूगल बाबा तो हैं ही, है ना, सभी लोग जानते हैं गूगल बाबा को। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। भाई सीधी सी बात है, आपके पास संसाधन है, आपको मालूम है हमारे यहाँ पहाड़ है, ठीक है, हमारे यहाँ इस पहाड़ में चूना निकलता है। अब उस चूने का अगर कोई उसको खोद के ला के मार्केट में बेचने वाला नहीं है, ठीक है, या मार्बल है, पत्थर जो घरों में बेचता है, अब उसको लाने वाला नहीं, तो उस संसाधन का क्या उपयोग है,
कोई नहीं, देश के पास, प्रदेश के पास, प्रांत के पास से इतना होने के बाद भी भंडारण, उसका कोई भी मूल्य, आर्थिक मूल्य नहीं है। तो इसलिए जब तक उद्योग और संस्थान जहाँ नहीं होते हैं तो वहाँ पर भंडारण होते भी है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कई प्रदेशों के, जैसे आपका जो झारखंड कोयला निकलता रहा बहुत दिनों तक, बहुत सारे ऐसे रहे जिनमें भंडारण है लेकिन उनको निकालने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए पिछड़े थे वो प्रदेश हैं। अच्छा, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। ठीक है, अब एक तो आप नाम ढूंढिए, ठीक है, चर्चा कीजिए। जब तक चर्चा नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। आप चर्चा करने में ज़्यादा सीखते हैं, आप खुद करके देखिए इस चीज़ को। आप जिस बात पर चर्चा करेंगे तो आप वो चीज़ कभी भूलेंगे नहीं। आपसे अगर एक हफ्ते बाद भी कोई पूछेगा तो आप ये बात बता देंगे कि हाँ हमने इस बात पर चर्चा की थी, हाँ ये मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। इसलिए चर्चा ज़रूर करें। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। आपको पता होना चाहिए उपनिवेश क्या होता है। क्या हुआ, अंग्रेज लोग जब यहाँ आए तो अंग्रेज लोग इस जगह पे अपने व्यापार करने के लिए यहाँ पर कुछ कोठियाँ बनाई, शहर बनाए। तो जहाँ पर अपना माल बनाते थे, कच्चा माल यहाँ से ढोकर ले जाते थे वो अपने आप, तो इन्हीं क्षेत्रों को उपनिवेश कहा जाता था, ठीक है ना, जहाँ से वो अपना व्यापार केंद्र चलाते थे। तो इन्हें हम लोग, मतलब अंग्रेज लोगों के लिए वो तो यहाँ क्षेत्र थे व्यापार के, लेकिन भारत के लिए क्या हुआ, वो उपनिवेश थे उनके, अंग्रेज़ों के लिए मुख्य आकर्षण बने। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इनमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। देखिए क्या हुआ, अंग्रेज लोग यहाँ से आते थे, महाराष्ट्र में बहुत सारी रुई होती थी, वो रुई ले जाते थे और अपने यहाँ सूती वस्त्र बना जाते थे। और सूती वस्त्र जब वो बनता था तो वो उसको बहुत ज़्यादा 10 गुने दाम पर यहाँ बेचते थे, और अपने यहाँ का सिंथेटिक कपड़ा जो है यहाँ बेचते थे बहुत ही सस्ते दामों में। तो लोगों को तो यहाँ ऐसा लगता था कि जैसे जो है सिंथेटिक जो कपड़ा है वो बड़ा सस्ता में मिल गया। आज भी यही हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो है अगर अनुपातिक रूप से आप देखेंगे तो जो कॉटन है जितना वो लगभग विदेशों में ही जाता है, और वो महंगा वहाँ कपड़ा सूती का बहुत बिकता है, और यहाँ औने पौने दाम पे उस समय। तो अब तो खैर यहाँ अच्छी कंपनियाँ दे देती हैं, लेकिन फिर भी वो अनुपातिक रूप में आज भी कुछ उसी परंपरा में चल रहा है। देखिए अब उसके बाद फिर संसाधनों का संरक्षण। अब अगला जो है हम आपको अगले वीडियो में रखते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।